हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की भर्ती आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो भी बोलना चाहें, परमानेंट नौकरी का आपको एक गोल्डन चांस मिल रहा है, जिसमें कि कोई भी स्नातक किसी भी विषय से ग्रेजुएशन अगर हो चुका है तो अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू भी आपको फेस नहीं करना है। तो एक एग्जाम के बेसिस पे सरकारी नौकरी मिल रही है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, परमानेंट नौकरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नया भर्ती विज्ञापन, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल भी जारी हो चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN नंबर 3/2026। तो ये एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जारी हुआ है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। पोस्ट का नाम सेक्शन कंट्रोलर है, जिसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन तो पहले ही आ गई थी, बट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 14 जुलाई को जारी कर दिया गया। CEN नंबर 3/2026, क्योंकि नंबर आपको इसलिए याद रखना होता है क्योंकि पहले से भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, प्रोसेस आगे भी और रिक्रूटमेंट भर्तियां होंगी, तो उसका CEN नंबर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं अगर कोई नया नोटिस जारी होता है। तो इसमें इंडेक्स तो हालांकि बना हुआ है, लेकिन मैं मेन चीजें आपको बता दूंगी सो दैट आपको भी। तो इसमें सबसे पहले जो है इंडिकेटिव नोटिस तो पहले ही आ गया था, और 15 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल जारी हो जाएगी। जो भी RRBs इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो भी RRBs पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी RRB के वेबसाइट पर आपको लिंक जो है एक्टिवेटेड मिलेगी। इवनिंग तक ट्राई कर लीजिए या 16 जुलाई से ट्राई कर लीजिए। 14 अगस्त तक, 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा सकता है, और फीस की पेमेंट 16 अगस्त तक। अगर एडिट करना रहेगा, करेक्शन विंडो रहेगा, तो 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। मतलब देखें, कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे पीसफुल टाइम में बैठना चाहिए, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके बैठना चाहिए कि आपको एडिट या करेक्शन की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर जरूरत होती है तो 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक करेक्शन विंडो या मॉडिफिकेशन विंडो जो है ना ओपन रहेगा। चलिए अभी इसमें जो है सबसे पहले देख लेते हैं, जो पहले शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन किया गया था, उसके बाद यहाँ पर डिटेल सिलेबस वगैरह भी चेक करेंगे। सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है, पे लेवल 6, 7 CPC, अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, जिसमें पे लेवल 6 35,400 की बेसिक पे 58,000 से लेकर 62,000 तक स्टार्टिंग सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। डिपेंड करता है 58 से 62, 58,000 से 62 इसलिए क्योंकि अब मेट्रो सिटी में अगर है तो HRA ज्यादा होता है, तो XYZ सिटी पे डिपेंड करता है। तो 58,000 से लेके 62,000 तक ग्रॉस सैलरी रहेगी, उसमें कुछ डिडक्शन होगा तो भी सैलरी अच्छी बनेगी। अभी 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है तो सैलरी बहुत ज्यादा बनेगी। इसमें 20 to 33 ईयर्स है उनके लिए, जिनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में जो है अप्लाई करेंगे अनारक्षित सीट पे। टोटल 119 पोस्ट है। RRB वाइज आपको भी पता है कि RRB वाइज वैकेंसीज आती है, तो एक बार लिस्ट पे नजर डालेंगे, लेकिन उसके पहले जो है ना क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन कहाँ पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 38 पे, ये पेज नंबर 5 पे अभी डिटेल ऑफ वैकेंसीज में आपको, क्योंकि 58 पेजेस के 58 पेजेस का विज्ञापन है, तो मेन चीजें कौन कौन से पेज पे लिखी हुई है, सो दैट आपको भी आसानी होगी कि हाँ इस पेज को चेक कर लेना, इस पेज नंबर को। तो डायरेक्टली चलेंगे पेज नंबर 38 पर, बिकॉज वहां पे आपको मेंशन किया है इन्होंने क्वालिफिकेशन क्लियर। क्वालिफिकेशन समझना जरूरी होता है अप्लाई करने के पहले। उसके बाद एज क्राइटेरिया तो लिखा ही है, उसको और डिटेल भी समझेंगे, बिकॉज रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन कौन कौन से कैंडिडेट को कितना मिल रहा है इसके लिए। तो पेज नंबर 38 पे चले आए, जहां पे एनेक्सियर A लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है कि सेक्शन कंट्रोलर है, सेम चीजें। यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। एनी ग्रेजुएट कहने का मतलब है स्नातक की डिग्री आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय से, एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने लिया हुआ है। अब चाहे BA हो, BSc, BA, BSc, BCom, ये तो बेसिक अपना रहता ही है। BA, BSc, BCom वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा BTech, BCA, BMS, BMM, इसके अलावा भी मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनमें कैंडिडेट आजकल ग्रेजुएशन कर रहे हैं।
तो ग्रेजुएट किसी भी विषय से चलेगा। अब अगर आप म्यूजिक से भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आप तैयारी कर सकते हैं कंपटीशन की, और तो कोई भी सब्जेक्ट का कंडीशन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रतिशत अंकों का सबसे अच्छी चीज यहाँ की प्रतिशत अंकों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। कई जगह पे आप सिर्फ इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको 47 है, 48 है और मांगा जा रहा है 50%। यहाँ प्रतिशत अंकों की कोई ऐसी कंडीशन जो है ना, शर्त निर्धारित नहीं की गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कितने भी परसेंटेज के साथ। विषय का कोई शर्त नहीं है, सब्जेक्ट का। तीसरा पॉइंट है कि कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट या किसी भी तरीके का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। चौथी अच्छी चीज ये है इसमें कि कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। तो सभी अच्छे पॉइंट्स हैं अप्लाई करने के लिए। हाँ, पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। आरआरबी वाइज वैकेंसीज अगर आपको चेक करनी है तो पेज नंबर 39 पे आप चेक करेंगे। जैसे आपको भी पता है कि जो रेलवे की भर्ती आती है उसमें किसी एक आरआरबी में, ओनली वन आरआरबी, किसी एक आरआरबी से आप अप्लाई करेंगे और आरआरबी वाइज, जोन वाइज ही इसकी वैकेंसीज आती हैं और फिल भी की जाती हैं आरआरबी वाइज, जोन वाइज। तो आरआरबी वाइज, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अहमदाबाद, अजमेर आरआरबी, प्रयागराज, बेंगलुरु, इनमें से किसी एक में से आप अप्लाई कीजिए। तो अहमदाबाद आरआरबी, अजमेर आरआरबी, प्रयागराज आरआरबी, बेंगलुरु, भोपाल आरआरबी, भुवनेश्वर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ये सब मिला के टोटल 119 सीट्स बन रहे हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में बताया गया है। तो बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है पर ठीक है, रेलवे की भर्ती है। तो ये तो हो गया कि क्वालिफिकेशन की बात। अभी क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज हमने डिस्कस कर लिया। एज तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट। एक बार फिर से जो है ना पेज 12 पे चलेंगे, एज को क्लियर करेंगे। एज वाला जो पॉइंट है पेज नंबर 12 पे दिया हुआ अच्छे से। तो पेज नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें देखें, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है कि जिनके जो कि अनरिजर्व या कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और 20 से 33 साल। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट बनाया, तो 3 साल की एज में रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिलेगी। तो 22 36 ईयर्स एज लिमिट हो जाएगी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट है तो 22 38 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो 38 ईयर्स तक के, 38 साल तक के एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को एज में रिलैक्सेशन मिलती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की कम से कम, तो 22 43 तो कम से कम रहेगी अगर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। अगर आप एसटी एससी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी, तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलती है। महिलाएं जो वीडो है, सभी महिलाओं के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। जो वीडो है, डाइवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड है, उनके लिए 20 to 35 ईयर्स रखा गया मिनिमम अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फीमेल कैंडिडेट है, वीडो या डाइवोर्सी, तो 38 ईयर्स तक की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो एससी एसटी है तो 40 साल तक की महिलाएं। सभी महिलाओं को एज में रिलैक्सेशन नहीं है, ये ध्यान देना है। तो ये तो हो गई एज की बात। इसके बाद ये कौन से पेज नंबर पे दिया? पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। इसके पास फीस की डिटेल समझेंगे पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 जस्ट नीचे स्क्रॉल थोड़ा सा करते हैं। एग्जाम की फीस ज्यादा नहीं रहती है इसमें, वो भी रिफंड मिल जाता है आपको। सबसे पहले समझेंगे जो भी फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है, पीडब्ल्यूडी, सबके लिए 250 रुपीज पहले तो आपको फीस पेमेंट करनी है। और जैसे ही आप सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ही टेस्ट होने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे आप इसमें अपियर हो जाते हैं, ये पूरा 250 रुपीज आपको बैंक में रिफंड हो जाएगा। जैसे आपने अप्लाई करते समय जिस मोड से अप्लाई किया था और फीस पेमेंट किया था, उसी मोड से आपको रिफंड मिल जाएगा। बाकी जितने मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो उन सब के लिए 500 रुपीज टोटल फीस है। अगर आप सीबीटी एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपियर हो जाएंगे तो 500 में से 400 रुपये आपको टोटल रिफंड मिल जाएगा। तो 100 रुपीज एक्चुअली आपको रह जाएगा पेमेंट करने का। लेकिन सीबीटी में जो अपियर नहीं होंगे उनको रिफंड नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखना है।
मोड ऑफ पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन फीस पेमेंट आपको इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जैसे आपने पे किया रहेगा ना वैसे आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप सीबीटी में। अब इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे। एक पेज नंबर 5 को विजिट करते हैं, उसमें अगर कुछ खास चीज दी हुई तो पेज नंबर 5 पहले ही हम लोगों ने देख लिया था। जो जो मैंने मार्क कर लिया ना कि इसमें कुछ खास चीजें मेंशन की हुई हैं, हाँ ये पहले ही हमने देखा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए पेज नंबर 26 पेज नंबर पे सीधे जाएंगे। वहां पर आपको पूरा डिटेल मिलता है कि क्या क्या सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया रखा है एंड सिलेबस भी दिया हुआ है। तो पेज नंबर 26 पे चले आते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पॉइंट 16 में पेज नंबर 26, यहाँ से मैं अपर इसमें देख रही हूँ। तो इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड एक कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो बस आपको क्वालिफाई करना होगा। ये एक एग्जाम होगा जिसके बेसिस पे आपकी जो है ना भर्ती होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो रहता ही रहता है, कोई भी जॉब हो। मेडिकल एग्जामिनेशन कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं होता, ये एक फॉर्मेलिटी है। कोई भी सरकारी नौकरी है, आजकल तो प्राइवेट नौकरी में भी मेडिकल एक एग्जामिनेशन एक प्रोसीजर है बस, उससे कोई उसमें कुछ बहुत ऐसा कुछ शर्त नहीं रखा है। तो बेसिकली आपको ये सीबीटी पे ध्यान देना है। टोटल 120 मिनट्स का रहेगा। टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 1/3 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 मार्क मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो वो एक नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। तो निगेटिव मार्किंग यस, 1/3 मार्क निगेटिव मार्किंग रहेगा रॉन्ग अगर करेंगे तो आंसर। और इसमें क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल रहेंगे तो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के आंसर करेंगे, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल रहेंगे तो इंग्लिश में आंसर करेंगे। इसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ सीबीटी के बेसिस पे सीबीएटी के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। अभी इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं, या बहुत लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, तो वस्तुनिष्ठ ही रहेगा। पूरे का पूरा पेपर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे रहेगा, जिसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, अरे 5 स्टैंडर्ड से लेके 10वीं तक का जितना भी आपका आप जिस स्टेट में है या एनसीईआरटी की बुक है, मैथ्स बना लीजिए सारे क्वेश्चंस। फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी है जिसमें लॉजिक, रीजनिंग, क्लॉक, कैलेंडर, एजम्पशन, ब्लड रिलेशन, ये सब पे रहते हैं ना क्वेश्चंस, तो वो तो रहते ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रहेगा कि आपको कुछ देंगे उसके बाद उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो रहेगा आपका। लॉजिकल कैपेबिलिटी वगैरह पे रहेगा। इसके बाद मेंटल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस रहते हैं, डिकोडिंग कोडिंग रहता है। तो इसमें 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, मतलब 2 आवर्स मिलेंगे आपको। 60 क्वेश्चन एनालिटिकल एंड मैथ्स पे रहेगा। लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे 20, मेंटल रीजनिंग रहेंगे 20, मतलब 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1/3 निगेटिव मार्किंग, मतलब 3 गलत आंसर आपने किए तो -1 आपका हो जाने वाला है। तो ये इतना ही है। अभी जैसे मैंने एक रांची का ओपन किया, मतलब आरआरबी बहुत सारे मेंशन कर दिए मैंने, उसमें से कोई भी आरआरबी आप ऐसे गूगल कर लेना। मैंने आरआरबी रांची कर लिया, कोई भी एक आरआरबी जिससे आप अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि उसी के इसमें फिर सिलेक्शन होगी। ये जैसे ओपन कर लिया तो इसमें आपको न्यू अपडेट में दिखाई दे रहा था मुझे। अभी कल से लिंक जारी हो जाएगी, मतलब कल मतलब 15 जुलाई या 16 जुलाई से आपको लिंक। तो यहाँ CEN डिटेल दिया हुआ है। 14 जुलाई की डेट से FAQ भी आए हुए, अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो FAQ भी पढ़ लीजिए।